तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका एडा का यूनिट नंबर सेकंड होने वाला है, जिसमें हम यूनिट नंबर सेकंड में ग्रीडी एल्गोरिथम्स पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ग्रीडी के ऊपर ये पूरा मतलब जो टॉपिक है आपका ये पूरा ग्रीडी से रिलेटेड है। इसमें आपको ग्रीडी की स्ट्रेटजी पढ़नी है, हाफमैन कोडिंग पढ़ना है, ऑप्टिमल। बहुत मोटा हो गया पेन। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या पढ़ना है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ ग्रीडी स्ट्रेटजी, जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ऑप्टिमल वाले पैटर्न पढ़ना, हाफमैन कोडिंग, ठीक है, एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ना है अपन को। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम पढ़ना है, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन एंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, डिसगास्टर एल्गोरिथम एंड करेक्टनेस प्रूफ पढ़ना है अपन को ग्रीडी एल्गोरिथम के। सो इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, सबसे पहले हम डेफिनेशन, पर्पस, वर्किंग कॉन्सेप्ट, डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे पढ़ेंगे। एंड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे बिकॉज इस यूनिट से न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम एंड अपना टाइम। मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। सो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ग्रीडी स्ट्रेटजी होती क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ग्रीडी स्ट्रेटजी, ग्रीडी एल्गोरिथम जो होता है ये एक एल्गोरिथम है। क्या है, एक एल्गोरिथम है, डिज़ाइन टेक्निक है, जिसमें हर स्टेप्स पर वो चॉइस सिलेक्ट की जाती है जो उस मोमेंट पर लोकली ऑप्टिमल लगती है, मतलब सबसे बेस्ट लगती है, इस उम्मीद में कि ये लोकल चॉइस है, इसमें मिलकर हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे। तो देखो ग्रीडी और एल्गोरिथम जो है ये एक एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक होती है जिसमें हम हर स्टेप्स पर बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करते हैं कि चलो हमें सबसे बढ़िया चॉइस मिलेगी एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चॉइस है ये ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, एंड इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लाइक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, इन सबको क्या कर देता है कि सिंपल और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है और ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को क्या करता है, सिंपल और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स डायनामिक प्रोग्रामिंग के बजाय सिंपलर और फास्ट अप्रोच देना। ठीक है, तो आई थिंक तुमको इसका पर्पस समझ में आ गया। अब देखो इसका वर्किंग क्या है। तो जो हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम है ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में चलता है, हर स्टेप्स पर अवेलेबल चॉइस में बेस्ट इमीडिएट चॉइस सिलेक्ट करता है, यानी कि बेस्ट ग्रीडी चॉइस सिलेक्ट करता है एंड उसे फाइनल सॉल्यूशन में ऐड करता है एंड कभी भी अपना डिसीजन रिकंसीडर या बैक ट्रैक नहीं करता। ये टेक्निक तभी करेक्ट आंसर देती है जब प्रॉब्लम में ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी या ऑप्टिमल स्ट्रक्चर दोनों हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम है ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में चलता है एंड हर स्टेप्स पर अवेलेबल चॉइस होती है, मतलब बेस्ट ग्रीडी चॉइस मिलती है आपको एंड ये वही सिलेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जो फाइनल सॉल्यूशन होता है इसको फाइनल सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है एंड कभी भी अपना ये डिसीजन रिकंसीडर या बैक ट्रैक नहीं करता। ये टेक्निक तभी करेक्ट रिजल्ट देती है जब प्रॉब्लम्स में ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी हो या ऑप्टिमल स्ट्रक्चर दोनों हो। ठीक है, इसका डायग्राम देख लो। तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आई, देन सिलेक्ट करना है बेस्ट लोकल चॉइस, ऐड टू सॉल्यूशन सेट एंड फाइनल होपफुल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, रिपीट अनटिल डन, जब तक डन नहीं हो जाता। ठीक है, एंड अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होता, एक बार आपने चॉइस सिलेक्ट कर ली देन आप चॉइस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फास्ट और सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग से जनरली कम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, यूनिट नंबर थर्ड में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे एंड उससे ये क्या होता है कि जनरली कम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हर प्रॉब्लम के लिए ग्रीडी अप्रोच ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देती है, सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम के लिए काम करती है। देखो जो हमारा ग्रीडी अप्रोच है वो सभी के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देती, कुछ ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाली सॉल्यूशन है जिनके लिए ये प्रॉब्लम काम में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स। तो देखो प्रॉपर्टी में क्या आता है, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी होती है एंड ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लोकल ऑप्टिमल चॉइस ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाती है। ठीक है, और जो हमारा ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उसके सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे बना सकते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, तो देखो ये सिंपल होता है, फास्ट होता है और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है एंड कम मेमोरी कंप्यूटेशन चाहिए हो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अच्छा होता है। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज क्या है कि हर प्रॉब्लम के लिए ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन गारंटी नहीं करता है एंड एक बार गलत चॉइस होने पर करेक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसमें कोई बैक ट्रैक नहीं होता है। ठीक है,
एंड इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो देखो सबसे पहले हाफमैन कोडिंग, एमएसटी एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम और शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। फिर सभी क्लासिक ग्रीडी एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ ये टेक्निक ऑप्टिमल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो देखो जो ये ग्रीडी का स्ट्रेटजी है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। जहाँ हमको मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीडी मतलब सबसे ज़्यादा हमें लालच मिली या जहाँ हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिला, हम वहीं काम करेंगे बस। सीधे सीधे ये समझ लो कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए बस, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की। तो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, इसका पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा एंड ऑप्टिमल मर्ज का मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन भी कराएंगे हम साथ में। क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे एंड ऑप्टिमल मर्ज। सो देखो अब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम किस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। सो सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा, देन उसी के साथ मैं आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो देखो जो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होता है। कि जो हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, ये एक ग्रीडी टेक्निक है जो मल्टीपल स्टोर्ड फाइल्स को मर्ज करने का ऐसा ऑर्डर डिटरमाइन करती है जिससे जिससे टोटल मर्ज टाइम क्या होता है, मिनिमम होता है। देखो एक बात सुन लो, जो हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, ये एक ग्रीडी टेक्निक होती है, ठीक है, जो मल्टीपल स्टोर्ड फाइल्स को मर्ज करने का एक ऐसा ऑर्डर डिटरमाइन करता है जिससे हमें टोटल मर्ज टाइम कितना लगता है, कम लगता है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसी को इंग्लिश में बोलूँ तो फर्स्टली ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न इज ऑल अबाउट ऑफ ए मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर मिनिमम टाइम। सो सीधी सीधी बात है कि हमें मिनिमम टाइम पे क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स if a number of patterns are more than one, when we select one pattern have minimum process और वर्क। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या है कि मिनिमम टाइम पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। आई थिंक तुम डेफिनेशन समझ चुके हो, ठीक है। फिर इसका पर्पस क्या होता है कि मल्टीपल स्टोर्ड फाइल्स लिस्ट को एक सिंगल स्टोर्ड फाइल में मर्ज करते वक्त कंप्यूटेशनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होते हैं। अब थोड़ा सा इसका हम वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, तो देखो मान लो कि एक ग्रीडी स्ट्रेटजी है। ग्रीडी स्ट्रेटजी हमेशा दो स्मॉलेस्ट साइज फाइल को पहले क्या करते हैं, मर्ज कर। देखो दो फाइल है, दो स्मॉल साइज की फाइल है, उनको क्या करो, पहले मर्ज कर दो। फिर रिजल्ट को बाकी फाइल्स के साथ रिपीट करो, जब तक सिर्फ एक फाइल ना बचे तब तक सेम प्रोसेस करते जाओ एंड इसे टोटल मर्ज कॉस्ट से मिनिमम होती है। सपोज मान लो कि 5+2 तो ये हो गया। पहले मान लो दो छोटी फाइल्स ये हैं, इनको मर्ज करोगे तो 7 आएगा। फिर जो बाकी तुम्हारी रिपीटेड फाइल बची है तो उन्हीं के साथ मतलब इसको 7 को ऐड करते जाओ एंड लास्ट में इससे टोटल मर्ज कॉस्ट मिनिमम होती जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू सम ऑफ फाइल साइज इनटू नंबर ऑफ टाइम्स इट पार्टिसिपेट इन मर्ज। तो देखो सम ऑफ ब्रैकेट फाइल साइज इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड उनको मर्ज कर दे दो। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्मॉलेस्ट फाइल्स को बार बार मर्ज करने से उनका वेट टोटल कॉस्ट से कम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मिन हीप यानी कि प्रायोरिटी क्यू से इफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि टोटल मर्ज टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है एंड फाइल का साइज होता है वो एक्यूरेटली पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। बड़े फाइल्स जो मेमोरी में फिट नहीं होते हैं तो उनको डेटाबेस मर्ज ऑपरेशन में ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न यूज़ किया जाता है। तो अब मैं तुमको ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का जो न्यूमेरिकल आने की चांसेस रहते हैं, मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एंड मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। तो ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मान लो कि हमारे पास 5 फाइल हैं या 6 फाइल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 फाइल्स देख लेते हैं, ठीक है। कितना देख लेते हैं, 6 फाइल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 फाइल्स, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, 10
5 8 एंड 8 के बाद क्या 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो ये मान लो कि ये आपका क्या है x1 है, x2 है एंड x3 है। तो हम इनको पहले अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 वाला बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा 5 वाला बॉक्स आ जाएगा, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, फिर 8 आ जाएगा एंड फिर हमारा 10 आ जाएगा। अब हम इन डब्बों के नाम लिख देंगे। तो देखो x4 यहाँ पे आ गया, x4 के बाद ये क्या था 5 हमारा x2 एंड 8 हमारा x3 एंड x4। तो अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, हमने 5 और इसको ऐड किया। ठीक है, किसको x4 और x2 को हमने ऐड किया। तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हमको क्या, आंसर हमको मिलेगा क्या 8। तो मैं बॉक्स बना के 8 को पैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब 8 हो गया। अब देखो अब 8 और 8 सिमिलर हैं। तो हम इस 8 को क्या करेंगे इसके साथ क्या कर देंगे मर्ज कर देंगे। किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो आई थिंक लाइन क्लियर नहीं हुई, दैट्स वाई। तो अब इसके साथ कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ, ए मार्क कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 और x1, अब हमारे पास 10 की वैल्यू बची। तो 16 और x1 को हम क्या कर देंगे मर्ज कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो, यहाँ पे 10 आ जाएगा यानी कि x1 बोल सकते हो। एंड इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर क्या बनने की कगार में आ गया है। फाइनल आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई थिंक आप लोगों को 26 दिखने लग गया होगा। ठीक, क्या दिखेगा आपको 26। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 26। ठीक है, सो अब हम जो अब देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब हम किसको किसको ऐड करेंगे, ए सबसे पहले हम किसको करेंगे ए बी एंड सी। ये तीन जो हमने वैल्यू निकाली हैं उनको ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल ई प्लस बी इक्वल टू करेंगे तो कितना आता है, टोटल रिकॉर्ड हमने कितने मूव किए। तो टोटल रिकॉर्ड मूव, सो टोटल रिकॉर्ड हमने कितना किए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 16 प्लस 26। तो ये हमारा कितना गया 50 आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस और कराने की कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं आपको दोनों टाइप से कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक दूसरा क्वेश्चन आने आने वाला है। तो रुक जाओ मैं पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा है वो ए बी सी करके है, जिसमें मतलब अलग अलग टाइप से ही क्वेश्चंस दिया गया है। एंड फर्स्टली वी अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड देखो सेम चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक तुमको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखना 3 पैटर्न बताऊंगा तो आपको समझ में तो आ ही गया ना कि कैसे सॉल्व करना। तो मान लो कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक ए जो है ए की वैल्यू, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। तो ये इनकी वैल्यू कितनी है 4 6 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा क्या आएगा, अब ध्यान से देखना, जो हमने किया था सी हो गया, ए हो गया एंड ये क्या हो गया बी हो गया। तो अब ध्यान से देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो सी और बी, तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा सी और बी। तो ध्यान से देखना ये सी है, ठीक है, अरे क्या हो गया भाई, ये सी है और ये ए है। ठीक है,
तो इनका जो सम होगा, सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू हमारी 3 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आंसर आएगा हमारा कितना 7, कितना आएगा 7, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 6, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो अब 6 और 7, तो अब हम दोनों को इनको जोड़ देंगे 6 और 7 को, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो इनको हम जोड़ दिए, ठीक है। 6 और 7 को हम जैसे जोड़ेंगे तो 7 6 कितना होगा 13, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 13। अब आंसर कितना आएगा 13 + 7। हमने कितने रिकॉर्ड मूव करे, हमने 20 रिकॉर्ड मूव करे, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप करना, अगर नहीं बनते हैं आपसे तो प्लीज़ मेरे को आप बता देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके सॉल्यूशन दे दूँ। तो आपके पास F1 F2 फाइल्स हैं, 4 5 एंड 7 तक फाइल है, 6 एंड 7। तो इसका नंबर क्या है, इसका है 4 3 8 6 12 17 19, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और है जो कि PYQ का है, GHIJKLM। इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी वैल्यूज़ हैं 4 20 15 5 10 30 एंड 40। तो ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको करिएगा एंड अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ आप मेरे को DM करिएगा या मतलब टेलीग्राम पे बता दीजिएगा या कमेंट करके बता दीजिए कि भैया नहीं बन रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है आपके पास हाफ मैन कोडिंग। सो हाफ मैन कोडिंग भी ग्रीडी एल्गोरिथम का ही क्या है, एक एल्गोरिथम है, क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम ही है। तो चलो अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको एंड आपको हाफ मैन कोडिंग करने की टेक्निक्स बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझना कि ये देखो, ये हाफ मैन कोडिंग का मैंने कर ही दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सुनो, सो हाफ मैन कोडिंग क्या है, तो हाफ मैन जो कोडिंग है ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो वेरिएबल लेंथ प्रीफिक्स कोड्स जनरेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा हाफ मैन कोडिंग है, हाफ मैन कोडिंग जो है भैया, ये क्या हो गया, कैसी लाइन खिंच गई, तो देखो, अरे तो देखो जो हाफ मैन कोडिंग होता है, हाफ मैन कोडिंग जो क्या है, हाफ मैन कोडिंग है ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो वेरिएबल लेंथ प्रीफिक्स कोड जनरेट करता है कैरेक्टर के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग कैरेक्टर को छोटे कोड्स में, रेयरली ऑकरिंग को लंबे कोड्स दिए जाते हैं ताकि ओवरऑल डेटा कंपैरिजन मिनिमम हो सके। मतलब इतना समझ लो कि इट इज़ अ डेटा कंप्रेशन टेक्निक, मतलब ये साइज को क्या करता है, साइज को रिड्यूस करता है। हाफ मैन कोडिंग यूज करता है वेरिएबल लेंथ बिकॉज इट रिड्यूस डेटा मोर इफिशिएंटली, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो देखो पर्पस क्या है, पर्पस है हमारा कि डेटा को लॉसलेस कंपेयर करना, स्टोरेज और ट्रांसमिशन इफिशिएंट बनाने के लिए हम हाफ मैन कोडिंग का यूज करते हैं, ये इसका पर्पस। अब ध्यान समझना कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो देखो हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करो, तो देखो यहाँ पे पहला स्टेप्स क्या है वर्किंग में, कि हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना, ठीक है। एंड उसके बाद हर कैरेक्टर के लिए एक लीफ नोड बनाना, उस पर मिन हीप मतलब प्रियोरिटी मिन हीप में डालो एंड किसके बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहला जो स्टेप है, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या करो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काउंट करो, ठीक है। एंड हर कैरेक्टर के लिए एक लीफ नोड बनाओ, उसे मिन हीप में डालो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। फिर क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या है, दो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले नोड्स निकालो और उन्हें कंबाइन करके एक नया इंटरनल नोड बनाओ जिसकी फ्रीक्वेंसी दोनों का सम मतलब वापस हीप में डालो। मैं तुमको देखो ये थ्योरेटिकल है, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। फिर फोर्थ है, ये प्रोसेस रिपीट करो जब तक सिर्फ एक रूट नोड ना बन जाए या बचे हुए जब तक हाफ मैन ट्री ना हो, ठीक है। फिर फिर है आपका फिफ्थ, रूट से हर लीफ तक पाथ ट्रेवर्स करते हैं, लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे 1 असाइन करके कोड जनरेट करना है, ठीक है। तो ये देखो ये हाफ मैन का कोड है। सपोज मान लो यहाँ पे ये रूट नोड है आपका,
ये इनके ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, एंड 45 का चाइल्ड ये है एंड ये है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हमने 0 मार्क किया है, राइट साइड पे हमने 1 मार्क किया है, सेम एज इट इज, ठीक है। अब देखो, अब आपको पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको मैं इसका एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर अपन आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आता है हाफमैन कोडिंग की कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो, जनरेटेड कोड प्रीफिक्स कोड होते हैं। क्या होते हैं, देखो जो हम कोड जनरेट करते हैं वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स कोड होते हैं। कोई भी कोड दूसरे कोड का प्रीफिक्स नहीं होता है, एम्बिगुइशियस डिकोडिंग, ठीक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है, प्रायोरिटी क्यू की ऑपरेशन की वजह से, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि ये ऑप्टिमल मिनिमम, मतलब ऑप्टिमल मिनिमम एवरेज कोड लेंथ देता है गिवन फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है। लॉसलेस कंपैरिजन, ओरिजिनल डेटा 100% रिकवर कर सकता है, ठीक है। नॉट डिसएडवांटेज, फ्रीक्वेंसी टेबल स्टोर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है, एंड स्टैटिक हाफमैन कोडिंग, डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने पर क्या होता है, रीजनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन फाइल कंपैरिजन फॉर्मेट, जिप फाइल पे जेपीजी एंड MP3 में हाफमैन कोडिंग एक कोर कॉन्सेप्ट के रूप में यूज होती है। किस कॉन्सेप्ट में यूज होती है, कोर कॉन्सेप्ट में यूज होती है, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, ये हाफमैन कोडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कभी कभार आती भी है पेपर में। तो अब इसका हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो हाफमैन कोडिंग, सो मैं पहले सबसे पहले टॉपिक लिख लेता हूँ, हाफ मैन कोडिंग, हाफ मैन कोडिंग, ठीक है। तो हाफ मैन कोडिंग अगर डेफिनेशन नहीं याद है तो मैं बता दूं कि इट इज अ डेटा, इट इज अ साइज रिड्यूसिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो इतना तुमको याद हो गया। अब मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नोट करता हूँ। मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर है एंड उन कैरेक्टर के साथ साथ हमें क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई। क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर क्या है, ABCD, ABCD EF, ठीक है। ई तक है, सॉरी ई तक ही अपन लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अपन को ही सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो ABCDE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ए के सामने, बी की सामने वाली फ्रिक्वेंसी, सी के सामने वाली फ्रिक्वेंसी, डी के सामने वाली फ्रिक्वेंसी, ई के सामने वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ए के सामने वाली फ्रिक्वेंसी क्या है, 6 है, एंड 2 2 2 2 2 2 2 एंड 4 4 एंड 6, ठीक है। सो अब देखो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। तो हम नीचे से रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1, ठीक है। अब देखना, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको उसका वर्किंग रूल भी समझ में आ जाएगा कि भैया आप कहना क्या चाहते थे। देखो, आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, मैं लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, B हो जाएगा, यहाँ पे B के बाद C है, C के बाद D है, एंड A है, एंड E है। तो अब देखना, B 2 2 हम इनको पहले सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, 2 2 4 6 और 6। आई थिंक यही वैल्यू 2 2 2 2 4 6 6, ठीक है। तो देखो, अब भैया ये हो गया एंड अब हमको एक चीज़ बताओ, अब हमको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले अब मैं आपको थोड़ा सा नोट्स पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस देखो, आप क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं नहीं सॉरी 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 ना, तीसरा, दो सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाले नोड्स को निकालो एंड उनको कंबाइन करके एक नया इंटरनल नोड बनाओ एंड वापस हीप में डालो। देन ये प्रोसेस क्या करो, रिपीट करते रहो। अब मैं देखो आपको ये करता हूँ, हमने नोट्स बना लिए नीचे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम दो छोटे नोट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो, एक ये हो गया एंड एक हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इनको, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब आप मेरे को बताओ आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा। तो 2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे भैया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 आ गया एंड अब 4 के साथ साथ हम किसको ऐड करेंगे, D को। तो अब हम ये D को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे फॉर अपने मतलब अच्छे के लिए, कि हमको बार बार नीचे ना आना पड़े। तो यहाँ पे हम 4 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, D। तो हमें D की वैल्यू मालूम है कि कितनी है, ठीक है। नाउ अब मेरे को फिर से पेन
दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एंड इसके साथ हम ऊपर जाएंगे एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम फिर से बॉक्स टाइप बनाएंगे। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो पता है कि यहाँ पे 4 और 4 का हमने क्या किया, 4 और 4, मान लो यहाँ पे कितना आया था 4, सो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो दो वैल्यू बची हैं, अब डी वाला यूज़ में आ गया, अब ए और ई है, ये है हमारी छोटी वैल्यू। तो हमने बाइनरी ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो वो कहाँ पे आती है, लेफ्ट साइड पे वैल्यू आती है। तो अब हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक, कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे। तो लेफ्ट में जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो क्या असाइन करेंगे, अब देखो, अब आप चाहे तो ए कर सकते हो या तो ई की कर सकते हो, तो हम ए की कर देते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 6। अब 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होता है, कितना होता है, 14 होता है आई थिंक, ठीक है। सो 8 और 6, सो 8 और 6, तो इसका एडिशन एंड इसका एडिशन करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना, 14, इसका और इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा आई थिंक, हाँ ठीक है 14, ठीक है 14 हो गया। अब हम इसके लेफ्ट में क्या ले जाएंगे, ई ले जाएंगे क्योंकि हमारा ई बस बच गया है, कौन सा बचा है, ई बस, ठीक है। सो हम इसके लेफ्ट में क्या लेके जाएंगे, ई। तो ये हमारा ई आ जाएगा, यहाँ पे ई की वैल्यू भी 6 है। अब हम इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको ऊपर एंड इसको ऊपर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब हमको करनी है भैया क्या, मार्किंग। अब ध्यान से मार्किंग करना, राइट साइड पे 1 मार्क करना है एंड लेफ्ट साइड पे 1। तो हम जीरो से स्टार्ट कर, नीचे से स्टार्ट कर ले, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो क्लियर चल रहा है। अब ये लेफ्ट साइड पे मूव करा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 0 मार्क कर, सॉरी यहाँ पे हम 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 मार्क कर देंगे, यहाँ पे हम 1 मार्क कर देंगे। अब ये लेफ्ट पे मूव किए हैं तो भैया को हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ये लेफ्ट पे मूव करें तो इनको 0 दे देंगे एंड इनको 1 दे देंगे। अब देखो, अब हमारा अब ये हमारा हमने सॉल्व कर दिया, हमने ग्राफ बना दिया। अब हमारा मेन है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कैरेक्टर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। ये कैरेक्टर लिख लिया। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से ही, मतलब एकदम आपको डेकोरेट करके अच्छे से ही पढ़ाऊँ ना तो भी तो मज़ा आएगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैरेक्टर लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर हो गया। फिर देन आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, देन आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ किस में हो जाएगा, बिट्स में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अब देखो, ए कैरेक्टर है, बी है, सी है और ए बी सी डी और ई, तो ये है। एंड ए का जो फ्रीक्वेंसी था सबको याद हो गया होगा, 6 था। बी का जो फ्रीक्वेंसी था वो कितना था, 2 था। एंड सी का जो फ्रीक्वेंसी था वो कितना था, 2 था, ठीक है। एंड डी का फ्रीक्वेंसी कितना था, 4 था। एंड ई का फ्रीक्वेंसी आप सबको 6, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें कैसे काउंट करना है। अब देखो, अब हमें ए तक आने में कितना बिट लग रहा है, ठीक है। अब ए तक आने में हमें कितना बिट लग रहा है, तो ध्यान से देखना कितना बिट लग रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर से काउंट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले 20 से हम कैसे कैसे काउंट करेंगे कि हम सबसे पहले 14 में आएंगे, 14 के बाद हम सीधा ए पे जाएंगे। तो मतलब हमें 1 और 0 मतलब 10 लग रहा है, ठीक है। कितने बिट लग रहे हैं, 10 बिट लग रहे हैं, ठीक है। तुमको समझ में आ गया। 20, देखो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हमें ऊपर से ए आना, तो 20 से हम 14 में आएंगे, 14 के बाद हम सीधा ए पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें कितना बिट लगेगा, 10 बिट लगेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना बिट, 10 बिट, ठीक है। सो 10, ठीक है। तो 10 बिट है तो मतलब 10 हैं, तो मतलब कितने डिजिट हैं, ये 2 डिजिट है। तो मतलब 2 का इंटू किसके साथ करेंगे, 6 फ्रिक्वेंसी के साथ, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें देखना है किसके लिए, बी तक आने वाला, बी तक आने में कितने बिट्स लग रहे हैं। तो देखो 20 से 14 में आएंगे 1 बिट, यहाँ पे आएंगे 2 बिट, फिर 8 से 4 में आएंगे तो 0 आ जाएगा और फिर हम 0 तो मतलब 110 बिट लग रहे हैं, ठीक है।
तो 1100, इसमें कितने कैरेक्टर हैं 4, तो 4 का इंटू कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है सी में आने में कितना टाइम लग रहा है, तो देखो 1 1 0 और 1। ठीक है, आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा भाई, बहुत इजी और सिंपल है। तो 001, तो यहाँ पे भी 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ अब तुम्हारा डी तक आने में कितना टाइम लग रहा है, तो डी तक देखो 111, वो 1 1 2 1 एंड 3 1, तो 111। तो कितने डिजिट हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो 3 इंटू 4 कर दोगे तो 12। एंड अब ई में आने में कितना लग रहा है 0, बिकॉज ऊपर से नीचे आ जाओ, 20 से सीधा ई में गिरोगे, 20 से सीधा तुम ई में गिरोगे। ठीक है, तो तुमको कितना लगेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना कर दोगे 6 इंटू 1, तो 6 इंटू देखो यहाँ पे 1 डिजिट लग रहा है, यहाँ पे 0 का इंटू मत कर देना, तो 6 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करो, तो देखो 12 और 8 8 16, तो 16 देखो 12 8 18 18 18 और 12 कितना हुआ 18 12 हो गया हमारा 30। और देखो अपन कैलकुलेटर ही निकाल लेते हैं ना भाई, तो देखो 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6, सो 46। तो हमारा आंसर कितना है 46 आंसर। सो हमारा आंसर कितना है 46, एंड ये आपका जो है वो राइट आंसर है। एंड आपका जो हाफमैन कोडिंग मतलब जो आप हम बोल रहे हैं ना साइड रिड्यूस, तो इसने क्या कर दिया साइज रिड्यूस कर दिया, तो ये आंसर कितना है 46 बिट्स। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया एंड हमारा आंसर भी आ गया। अब मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ आपके होमवर्क के लिए हाफमैन कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एंड प्लीज़ इनको करिएगा एंड मेरे को आंसर डीएम कर दीजिएगा। ठीक है, देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, मैं दो दो भी समझा सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपका वीडियो का लेंथ ज़्यादा इंक्रीज ना हो, एंड इसी टाइप के ये क्वेश्चन है। तो देखो AEIOU एंड ST। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड इनका जो मतलब फ्रीक्वेंसी है, देखो सबसे पहले तुम्हें फ्रीक्वेंसी याद रखना और बिट्स याद रखना, एंड बिट्स का कैरेक्टर को इंटू कर देना फ्रीक्वेंसी। तो 10 है इसका, एंड इसका कितना है, इसका है हमारा 15, इसका है 12, इसका है 3, एंड इसका है O का 3 है, एंड U का 4 है, एंड S का 13 है। S का 13 के बाद T का कितना है, T का कितना है हमारा, T का है हमारा कितना 1। तो तुम इतना क्वेश्चन कर लो, एंड ये क्वेश्चन अगर तुम 2 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो हाफमैन कोडिंग से तुमसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेरी 100% गारंटी है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो भाई ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। ठीक है, सो अब हाफमैन कोडिंग हो गया हमारा। अब हाफमैन कोडिंग के बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, हाफमैन कोडिंग हो चुका है आई थिंक, हाँ हाफमैन कोडिंग हो चुका है। एंड फिर हमारा हाफमैन कोडिंग के बाद हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो MST है, मतलब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम एंड आपका क्या आता है, क्रुस्कल एल्गोरिथम के बाद आपका आता है क्या क्रुस्कल, और आपका एक है आपका कौन सा है, क्रुस्कल के बाद कौन सा होता भाई, लिखा है प्रिज्म एल्गोरिथम। तो हम क्रुस्कल और प्रिज्म दोनों मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो आपका हाफमैन कोडिंग हो गया, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न हो गया, एंड ग्रेडी के मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आपका है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब आप मेरे को ये बताओ कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री आता है आपको नहीं आता। आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे। ठीक है, सो अब एक चीज़ ध्यान रखना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड इसके 2 पार्ट होते हैं, क्रुस्कल एंड प्रिज्म एल्गोरिथम। तो सुनो, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है भैया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है ये एक मतलब MST जो है ये किसी वेटेड कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ का वो सब सेट ऑफ एज है जो सभी वर्टाइसेस को बिना साइकिल बनाए कनेक्ट करता है और टोटल एज वेट मिनिमम होता है। तो ध्यान से सुनना कि ये जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, इट इज अ सब ग्राफ ऑफ अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ that possesses all the graph edges or vertices with rarest flexible edges. It is not contain cycle। तो भैया सबसे पहले बता दो, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो साइकिल को कंटेन नहीं करता है,
एंड ये आपका किसी मतलब जो एमएसटी है वो किसी वेटेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ का सब सेट ऑफ एजेस है जो सभी वर्टाइसेस को बिना साइकिल के कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि इसका जो नेटवर्क डिज़ाइन है, ठीक है, क्या है, नेटवर्क डिज़ाइन लाइक रोड हो गया, केबल्स हो गया, पाइपलाइन में मिनिमम कॉस्ट से सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना कि स्पैनिंग ट्री होता है क्या, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। यहाँ पे एक ग्राफ मान लो ए बी, ठीक है, ए बी सी एंड डी। इसका आप एमएसटी बनाना है तो आपका एमएसटी इसमें से क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा एंड सी हो जाएगा एंड डी हो जाएगा। इसमें साइकिल कंटेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो जी होगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, वी ई, वी मतलब वर्टाइसिस, ई मतलब एजेस। तो यहाँ पे वर्टाइसिस क्या होंगी आपके, तो ए बी सी डी आपके वर्टाइसिस हो जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, एंड एजेस क्या होंगे, ए बी एंड बी सी एंड सी डी, ये आपकी एजेस हो जाएंगे। सो समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे एजेस जो है वो मस्ट लेस देन ओरिजिनल ग्राफ, जो एज होती हैं वो ओरिजिनल ग्राफ से लेस देन होती हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन नेटवर्किंग साइट, नेटवर्किंग साइट्स में यूज़ किया जाता है। और जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो 2 टाइप का होता है। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि अब हमें आगे समझना है। ठीक है, तो देखो मैं तुमको सेम प्रोसेस पे समझाऊंगा, पहले थ्योरेटिकल देन आपका न्यूमेरिकल। तो अब समझो क्रुस्कल एल्गोरिथम होता क्या। तो देखो जो क्रुस्कल एल्गोरिथम वो सभी एज को वेट के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, एक एक करके स्मॉलेस्ट एज को ऐड करता है। एंड अगर वो साइकिल ना बनाए मतलब यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर से चेक करते हैं, n-1 एज ऐड होने तक रिपीट करो। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि सबसे पहली चीज़ जो हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम है, क्रुस्कल एल्गोरिथम की एक खास बात होती है। ठीक है, क्या खास बात होती है, उसको आप कहीं से भी नहीं, उसको आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हो एंड उसको एंड तक ले के जाते हो। बस उसमें स्मॉलेस्ट मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, 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 ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आपका साइकिल फॉर्म हो गया एंड अगर आपका जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, तो आपको 1 2 3 5 के ऑर्डर पे जाना है। ये नहीं कि आप 5 4 3 के ऑर्डर में आ गए। अगर 5 4 3 के ऑर्डर में आ गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एमएसटी का एग्जाम्पल है ये मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये साइकिल फॉर्म कर रहा है ना, तो इसलिए इसने लिखा कि 7 नॉट यूज्ड और 6 नॉट यूज्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा टाइप कंपैरिजन दिखा दूं एंड फिर मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। अरे प्रिज्म तो समझाया ही नहीं। तो प्रिज्म में क्या होता है, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, हर स्टेप्स पर करंट ट्री से कनेक्ट करो, सबसे छोटी वेटेड वैल्यू नई एज लो एंड ऐड करो जब तक सभी वर्टाइसेस में ट्री शामिल ना हो जाए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, एक वर्टाइसेस पे खेलता है और एक एजेस पे खेलता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दोनों अब समझाऊंगा किसकी हेल्प से, आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो थोड़ा सा इसका टाइप कन्वर्जन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लें, देन अपन फिर चलते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा अप्रोच है, तो अप्रोच क्या होती है, अप्रोच जो होती है क्रुस्कल और प्रिज्म में, तो इसमें क्या होता है कि एज बेस्ड होता है, मतलब सॉर्टेड एज लेते हैं और इसमें वर्टाइसेस बेस्ड मतलब ग्रो ट्री फ्रॉम वर्टाइसेस, डेटा स्ट्रक्चर यूनियन फाइंड करते हैं, डिसजॉइंट सेट्स और इसमें प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, बेस्ट किसके लिए होता है, स्पार्स ग्राफ के लिए और ये डेंस ग्राफ के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई और ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी, ई मतलब एजेस एंड वी मतलब वर्टाइसेस। सो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम कॉस्ट जो है आपकी, मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट नेटवर्क डिज़ाइन अनगारंटेड होता है, डिज़ाइन जो होता है गारंटेड होता है, बोथ एल्गोरिथम इफिशिएंट और वेल स्टेबलाइज्ड होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ के लिए काम करता है और डायनेमिक ग्राफ लाइक एजेस चेंज होते रहते हैं। देखो डायनेमिक ग्राफ में बार बार क्या होता है, रिकम्प्यूट करना पड़ता है। और ये इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन देख लो, तो एप्लीकेशन है कि नेटवर्क डिज़ाइन लाइक टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल ग्राइड और रोड नेटवर्क और क्लस्टरिंग एल्गोरिथम और सर्किट डिज़ाइन में एमएसटी क्या होता है, यूज़ होता है। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जो कि हमारा न्यूमेरिकल वाला होने वाला है। एंड इस पे मैं आपको समझाऊंगा आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम एंड आपका प्रिज्म एल्गोरिथम।
सारी चीज़ें अपन पहले हम बारी-बारी से समझेंगे एंड सबसे पहले हम क्रूस्कल समझने वाले हैं एंड क्रूस्कल को ध्यान से समझना इम्पॉर्टेंट है एंड 7 मार्क्स में क्रूस्कल और प्रिज्म में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, मैं एक ही बड़ा क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पेन, तो अब हम यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे, ए से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ए हमने लग रहा बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है। तो देखो ए, रुक जा भाई रुक जा। तो देखो ए हो गया, ठीक है। ए के बाद आपका बी कहाँ पे है, बी, सी कहाँ पे है, सी, डी, ई। तो ये हो गया एंड अब इनको हमें क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है। तो अब हम पहले हम इनको कनेक्ट कर लें। अरे चला जा भाई, अरे ये नहीं चाहिए मेरे को, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ये देखो पहले तो हमने इनको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अरे ऐसा नहीं कनेक्ट होना था, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया एंड बी, बी डी हो गया, यहाँ पे हमारा एफ है एंड ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये अपनी नोटबुक से करा रहा हूँ, जो कि PYQs में आए हुए हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि बोलो भैया कहाँ से करा रहे हो, ठीक है। एफ हो गया, यहाँ पे आपका एच हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा एंड आई के बाद आपका जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे इससे, इसको कनेक्ट करेंगे इससे। एक तो यार मेरी लाइन सीधी नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। फिर इसको सेट करेंगे इससे, इसको सेट करेंगे इससे एंड डी को सेट कर देंगे सीधा एच से, ठीक है। डी को कर देंगे एच से एंड बी को कर देंगे जी से। फिर देखो ये जब अनडायरेक्टेड है, हमें कोई डायरेक्शन चाहिए ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा जो डायग्राम है वो बन गया कंप्लीट, जैसा भी बन गया ठीक बन गया। अब हम इसमें मार्किंग कर दे रहे हैं, कौन सी मार्किंग करनी है सुनो। तो यहाँ पे वेट क्या है इसका, 5 वेट है, इसका वेट है 3 एंड 4 एंड 3। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद यहाँ पे 9 है, 9 के बाद हमारा 2 2 8 1 7 6 10 5 और ये जुड़ा नहीं है तो इसको जोड़ दो पहले, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तो फर्स्टली चेक करना हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल वर्टाइसेस। तो देखो सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, तो मिनिमम वैल्यू जो दिख रही है मेरे को, आप लोगों को भी आई थिंक दिखने लग गई होगी, कि नहीं दिख रही हो तो मैं बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहला नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है। सो हमें स्टेप्स 1 में क्या करना, सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या दिख रहा है, एफ और एच कनेक्ट करने। तो यहाँ पे हम एफ लेंगे एंड एफ के बाद हम क्या करेंगे, एफ के बाद हम एच कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो एफ और एच को हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब बाकी हम नॉर्मली सबको ऐसे ही लिख देंगे, जैसे ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ तो हमने कनेक्ट कर दिया, जी हो गया एंड आई हो गया। देखो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, दैट्स वाई मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपके पास स्पेस ज़्यादा होगा तो प्लीज़ आप स्पेस के हिसाब से ही काम करिएगा, ठीक है। सो अब स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ई, ए, सी, बी, डी, एफ, एच, जी, आई। तो हमारा एक कनेक्टेड है जो कि एफ और एच है, वो कनेक्टेड 1 से। तो अब हमें देखो, अब यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, एक हमें दिख रही है एफ से लेके बी तक और बी से लेके जी तक। तो एफ और बी को कनेक्ट कर सकते, तो एफ और बी को हमने क्या कर दिया, अरे भाई एफ और बी को हम कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करेंगे, एफ और बी को, ठीक है। तो एफ और बी को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो एफ और बी के बाद अब देखो हमें बी और जी से बी और जी में जो हम जा रहे हैं तो हमें कौन सी वैल्यू छोटी दिख रही है, दो ही, मतलब दो ही दिख रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इससे भी हम जा रहे हैं दो में, ठीक है, इसमें भी हम दो में जा रहे हैं, ठीक है, दो में चले गए। अब जी से आई, अब हमारा देखो दो खत्म हो चुका है। अब एक मिनट रुकना, मैं पेन चेंज कर लूँ फिर मैं तुमको क्लियर समझ। देखो हमारा ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो अब एक दो नंबर हो गया, अब तीन चार से स्टार्ट है, तो तीन अब हम कहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसी साइड। तो अब देखो अब हम जाने की कोशिश करेंगे कहाँ, नेक्स्ट हमारा जो मतलब देखो ये थर्ड स्टेप में आ गया। अब फोर्थ स्टेप में हम जी से आई चले गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो अगर हम एच से आई चले गए या हम एफ से आई चले गए तो यहाँ पे लूप बन मतलब साइकिल बन जाएगी, तो ये पूरा कैंसिल करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टेप 5 में हम कहाँ जाएंगे, तो स्टेप 5 में हम कहाँ जाएंगे, देखो अब 3 तो है नहीं है कहीं, यहाँ पे 8 है, 5 है, 10 है, 6 है एंड 7 है, 8, तो 3 यहाँ पे है। तो अब ई सी से ई और सी में जा सकते हो या डी से बी जा सकते हो, तो आप कहीं भी जा सकते हो। मैं जाता हूँ अपना ई सी, तो ई सी में जाएंगे तो स्टेप 5 में ई सी में गए तो यहाँ पे हमारे 3 हो गया। अब हमारे पास एक 3 और है, तो अब एक 3 और है, तो ध्यान से देखिएगा, एक 3 और बाकी है हमारे पास, क्या बाकी है, एक 3 बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब देखो अब हम 3 में हैं तो 4 पे भी जा सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, 4 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे कहाँ पे, 4 पे, ठीक है। तो बी से हम जाएंगे 4, तो 4 पे चलेगा, ठीक है, तो 4 पे चलेगा। एंड अब आई थिंक मेरे को जाना चाहिए कहाँ पे, 5 पे, तो हम 5 पे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आ गए। अब हमारे पास बचता है सिर्फ एक ही स्टेप जो कि है यहाँ पे हमारा नंबर 6। तो ये जो हम आंसर आ रहा है हमारा, जो अभी आंसर आने वाला है, तो देखो 2 2 1 3 एंड 4 7 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुकी रही है। कहाँ पे, यहाँ पे 3 नहीं था। 3 क्यों नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पता नहीं क्या ही लिख दिया था। यहाँ पे आई थिंक 11 था, दैट्स वाई। एंड ये अदरवाइज अगर देखो मैं फिर 4 पे क्यों जाता, यहाँ पे 3 ही ऐड करता ना पहले तो, ठीक है। सो देखो आई थिंक अब सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। सो देखो हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। अब हम 1, अब देखो अगर हम सी से डी को ऐड कर देंगे तो साइकिल फॉर्म हो जाएगी, इसलिए हमें फॉर्म ही नहीं करना, ठीक है। एच से आई करेंगे तो साइकिल फॉर्म होगी, एफ से आई करेंगे साइकिल फॉर्म होगी, बी से डी साइकिल फॉर्म होगी। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम स्पेनिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 टाइम्स 3 हो गया, फिर 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 6 हो गया। तो इसको एडिशन करेंगे हम, क्या करेंगे, तो देखो 1 प्लस 2 3 3 and 4 plus 5 plus 6, so आंसर इज, राइट आंसर इज 26। तो मिनिमम स्पेनिंग कॉस्ट जो निकली है क्रुस्कल एल्गोरिथम की, वो क्या निकली है, 26 आंसर आया है। कितना आंसर आया, 26 आंसर आया। एंड मैं अब आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा जो कि आपको होमवर्क के फॉर्म में देना चाहूँगा। तो प्लीज़ नोट कीजिएगा कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री बाय क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो आपको गिवन ग्राफ है ए बी सी के बाद आपका डी आ गया, एंड डी के बाद आपका यहाँ पे मैं जी कर देता हूँ, ई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सो ए टू एफ ऐड कर दो, ए बी ऐड कर दो, एंड बी सी ऐड कर दो, एंड जी सी ऐड कर दो, ई जी ऐड कर दो, एंड ई एफ ऐड कर दो, एंड जी एफ ऐड कर दो, और बी डी एफ ऐड कर दो, एंड ये ऐड कर दो। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। सो नंबर है 25 24 18 22 एंड 28 10 के बाद आ गया 16 के बाद आ गया 14 के बाद आ गया 12। एंड इसका जो राइट आंसर आ रहा है, मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ, तो आपको चेक कर सकते हो कि आंसर हमारा सही है नहीं सही है। इसका आंसर आ रहा है 99। सो आई थिंक तुमको बन जाना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे प्रिज्म एल्गोरिथम। क्या करेंगे, प्रिज्म एल्गोरिथम, ठीक है। प्रिज्म
एल्गोरिथम। तो प्रिज्म एल्गोरिथम करने जा रहे हैं। तो अब प्रिज्म एल्गोरिथम क्या होता है कि अगर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, गिवन नहीं होता, तो हम अपने मन से मिनिमम से स्टार्ट कर लेते हैं, पहली चीज़ याद रखना। और ग्राफ जो होता है, ग्राफ शुड बी कनेक्टेड, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज़ बता दूं कि मैं पहले तुमको एक इसका बेसिक सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रुस्कल से अलग है। तो मान लो हमारे पास ए है, बी है एंड सी है एंड डी है, ठीक है, ए बी सी डी है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 है और 4 है एंड 3 है। तो यहाँ पे जो स्टेप होगा फर्स्ट, तो अब मान लो हमारे पास कोई गिवन पॉइंट नहीं है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो स्टेप नंबर 1, ए बी डी और सी। तो हमारा मिनिमम क्या है, सी डी जो हमारा एजेस है वो हमारा क्या है, मिनिमम है। तो हम इससे इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड अब हम कहाँ जाएंगे आगे, स्टेप नंबर सेकंड में हम कहाँ जाएंगे। अब देखो 1 खत्म हो गया, 2 3 4 में मिनिमम कौन है, 2 है, तो हम 2 में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो ये हो गया। अब हमारा 3 और 4 में मिनिमम कौन सा है, 3 है, तो हम 3 में चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिज्म एल्गोरिथम हो। अगर हमने 4 को कनेक्ट कर दिया तो हम ये हमारा साइकिल फॉर्म कर देगा, इसलिए हम 4th को नहीं करेंगे, जिससे हमारा साइकिल फॉर्म नहीं हो, ठीक है। सो नाउ अब हम एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्वेश्चन करते हैं, जो कि प्रिज्म एल्गोरिथम से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो एडजेसेंट साइड्स हो गई और आपको सोर्स और ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें लिख के दिखाऊंगा, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं। एक हमारा ए पार्ट है, बी है यहाँ पे, सी है यहाँ पे और डी है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डी अच्छे से लिख लेता हूँ, पता नहीं कैसा लिख दिया। डी यहाँ पे है एंड हम ई को यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। एंड इसको इससे ऐड कर देते हैं एंड इसको इससे ऐड कर देते हैं, बी को हम इससे ऐड कर देंगे एंड डी को हम ऐसे ऐड कर देंगे, सी को हम बी से ऐड कर दे रहे हैं और इसको हम ऐसे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। सो देखो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, तो व्हेन सोर्स वर्टेक्स इज नॉट गिवन, हमें सोर्स वर्टेक्स कोई दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम वर्टेक्स से। तो अब ध्यान से समझना, तो अब मैं 3 चीज़ें बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, 3 चीज़ें। तो सबसे पहले सोर्स, सोर्स के बाद यहाँ पे आएगा आपका एडजेसेंट से एडजेसेंस एंड कॉस्ट। अब ये चीज़ें ध्यान देना, ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए। तो हमारा यहाँ पे मिनिमम एजेस कौन सी है, सबसे पहले मेरे को बता दो मिनिमम वर्टेक्स कौन सी है। तो हमारी जो है वो क्या है, सी डी है, सी और डी। सी यहाँ पे है, सी और डी कनेक्टेड है 1 से, तो इनका एडजेसेंट एज क्या। अब सी डी से कौन कौन से एजेस कनेक्ट है, मतलब एडजेसेंट एज। तो एडजेसेंट एज लिखेंगे, सी से कौन सी है, सी बी हो गया, पहले मान लो ईसी हो गया, ठीक है, ईसी हो गया, बीसी हो गया, ठीक है। तो ईसी हो गया, बीसी हो गया एंड डीसी कौन सी है, डीबी हो जाएगा, ठीक है, डीबी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला अपना स्टेप नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, कौन सा, ए बी डी सी और ई। तो हमारा पहला स्टेप्स क्या है, मिनिमम, तो हमारा सी और डी पहला हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया, तो ये इसका कितना हो गया, 1, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है आगे, अब हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें पहले अपने एडजेसेंट एजेस को देखना होगा एंड उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो अब इनकी कॉस्ट देख लो। तो ईसी की कॉस्ट कितनी है, 8 है, कितनी है, 8, ठीक है। ईसी की जो कॉस्ट है वो 8 है, ठीक है। और हमारी बीसी की जो कॉस्ट है वो 3 है एंड अब डीबी की हमारी 9 है। तो अब इन सबसे छोटी कौन सी है, बीसी है। तो अब बीसी को हम यूज़ करेंगे, तो मैं बीसी को कट कर दे रहा हूँ क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो बीसी को यूज़ करने वाले हैं, तो अब इसी स्टेप में स्टेप नंबर सेकंड, देखो स्टेप नंबर सेकंड में हम कहाँ जाएंगे, बीसी। तो हम बीसी चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो बीसी जाएंगे, तो बीसी में कितना है, 3 है। अब हमें बीसी के देखना है, देखो सोर्स, अब हमारा सोर्स क्या हो जाएगा, बीसी। तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बी और सी, बी सी सी कौन कौन से कनेक्ट है,
तो बी से हमारा सिर्फ ए बी कनेक्ट है, और ए बी का कितना है, ए बी का है हमारा 2, एंड 2 हमारा मिनिमम है। किस में मिनिमम है, ईसी में मिनिमम है, ईसी 8 है और डीबी कितना 9, तो हम इसको काट देंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में चले जाएंगे, B2A। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हमारे पास बच रहा है कौन सा, ये हो गया। अब हमारे पास, अब हमारा जो ए से बी है, तो ए बी अब हमारा जो हो जाएगा, ए बी हो जाएगा सोर्स, एंड ए से कनेक्ट है ए ई, एंड इसका कॉस्ट कितना है 4। अब तुम देखो हमारे पास 3 कॉस्ट हैं, तो ई सी की 8 है और डी बी की 9 है और ए ई की 4 है। तो सबसे मिनिमम कौन सा हुआ, ए ई। तो हम ए ई को कनेक्ट कर देंगे लास्ट फोर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा। अब हम इनका क्या, ये हमारा क्या बन गया, प्रिज्म एल्गोरिथम बन गया। तो देखो अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 + 2 + 3 + 1 = 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हो जाएगा, जिसको हमने सॉल्व किया किसकी हेल्प से, प्रिज्म एल्गोरिथम की हेल्प से। तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट स्टेप के बाद आई थिंक 2-3 नेक्स्ट स्टेप है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप के बाद हमारा फिर कौन सा है, एक हमारा सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ वाला है, एंड अपना जॉब सीक्वेंस डेडलाइन है, एंड नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, सो जो नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम है, कौन सी, नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम, तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको समझिएगा, बहुत इजी है। सो देखो नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम क्या है कि फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शनल मतलब समझते होगे, फ्रैक्शन नेक्स्ट स्टेप जो है एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें दी गई वैल्यू या आइटम्स को एक लिमिटेड कैपेसिटी के बैग में इस तरह से सेलेक्ट करना है कि टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू मैक्सिमम हो और आइटम्स को फ्रैक्शन पार्ट में भी लिए जा सके। तो सीधी सीधी मैं एक चीज़ बता दूं, इट इज़ अ रियल टाइम प्रॉब्लम, एंड फ्रैक्शनल प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम विच वी कैन ब्रेक इनटू पार्ट्स। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ बैग, टोटल कैपेसिटी जो होती है बैग की, उसको एम से डिनोट किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप होता है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इसमें जो मतलब हर आइटम का वेट और वैल्यू जो होता है वो लिमिटेड कैपेसिटी के बैग में हमें भरना होता है। ठीक है, एंड इसमें हमें मतलब प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए और जो वेट है वो हमें कम चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हाई होना चाहिए कम वेट पे। एंड मैं इनको आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, तो न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो अभी इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखना कि मतलब इस डेफिनेशन को याद में रखना कि फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें दी गई आइटम्स को एक लिमिटेड कैपेसिटी के बैग में इस तरह सेलेक्ट करना है कि टोटल वैल्यू मैक्सिमम हो और आइटम को फ्रैक्शन पार्ट में भी लिखा जा सके। ठीक है, पर्पज क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू या प्रॉफिट अचीव होना चाहिए। तो यही मैं आपको बोला हूँ। कैसे काम कर सकता है, तो ग्रीडी स्ट्रेटजी, हर आइटम का जो वैल्यू होता है, वैल्यू टू वेट रेशियो, मतलब वैल्यू वेट कैलकुलेट करो, आइटम्स को इस रेशियो के डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करो, मतलब सॉर्ट करो। ठीक है, सबसे हाई रेशियो वाली आइटम से स्टार्ट करके जितना नेक्स्ट स्टेप में फिट हो उतना लो। अगर पूरा आइटम फिट नहीं हो रहा तो उसका फ्रैक्शन पार्ट लो, जब तक नेक्स्ट स्टेप फुल ना हो जाए। तो मतलब रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन रेशियो इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू अपॉन वेट, हाईएस्ट रेशियो पहले पिक करना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप में ग्रीडी अप्रोच हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। कौन सा सॉल्यूशन देता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। एंड 0-1 नेक्स्ट स्टेप में ग्रीडी काम नहीं करता है, उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होता है। तो देखो, एक ये फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम है एंड एक 0-1 नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम है। उसमें या तो हम पूरा उठाएंगे या तो हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शनल में क्या होता है कि हम इसको फ्रैक्शन में भी करके उठा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उठा सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या, सिंपल और फास्ट होता है, ऑर्डर ऑफ n होता है सॉर्टिंग की वजह से। फ्रैक्शनल केस में गारंटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। एंड 0-1 नेक्स्ट स्टेप के लिए ग्रेडी एप्लीकेबल नहीं है, सब प्रॉब्लम्स रिजल्ट दे सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है। अब इसका एप्लीकेशन क्या कि रिसोर्स एलोकेशन, बजट इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड कार्गो लोडिंग प्रॉब्लम्स एंड फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम्स में यूज होता है। ठीक है, सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल से तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
सो न्यूमेरिकल समझते हैं हम किसका, फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम को। सो देखो मान लो हमारे पास एक क्या दिया गया है, एक छोटा सा, आप समझना ठीक है। सबसे पहले मैं मेरे को मार्क कर लेने दो। अरे भाई भाई भाई, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट और वेट, प्रॉफिट है वेट है, एंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है OBG1। ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना है एंड वेट कितना, तो पहले ऑब्जेक्ट का जो प्रॉफिट है, पहले ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट है कितना, 5, 10, 8 और 6। अब वेट लिखना है हमको, तो वेट कितना है भैया, वेट है 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारा जो बैग की कैपेसिटी है, देखो टोटल बैग की कैपेसिटी को डिनोट करते हैं एम से, तो एम बराबर कितना दिया गया है हमको, तो एम बराबर दिया गया है कितना, 10। और एम क्या होता है, बैग कैपेसिटी, क्या होता है, बैग कैपेसिटी। तो बैग कैपेसिटी कितनी है, 10 किलो, 10 वेट है हमारा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। सो हम एक क्या करते हैं, थोड़ा सा एक नीचे बैग बना लेते हैं, एंड बैग बनाने के बाद हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो देखो अब मैंने एक बैग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अरे तो एक बैग बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जा भाई बन जा। अरे वो नहीं बनने वाला यार भाई, देखो कि बस यही तो गुस्सा आता। अब इसमें कोई वो भी नहीं है कि अपन कुछ कर सकें। देखो तो बैग बनाना है अपन को, तो बैग बना लो एक, देखो ये हो गया, ये एक लाइन आ गई, ठीक है। अब तो छूट जाना भाई, रुक जाओ, मैं यार अपने हिसाब से ही बना लेता हूँ, इसके चक्कर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो ये मेरा क्या मैं बैग बना रहा हूँ भाई, तो ध्यान से देखो, एक ये हो गया एंड हाँ चलो ठीक है, हटाओ बैग यार कैसा भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना, तो अब देखो सबसे पहले हमने बैग बनाया, ठीक है। तो बैग में हमारे सबसे पहले कौन सा आइटम जाएगा जिसका प्रॉफिट हाई हो। अब मेरे को इसमें से देख के बताओ, इसमें से तुमको किस चीज़ का प्रॉफिट हाई लग रहा है। मेरे को तो भाई ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड का हाई लग रहा है प्रॉफिट, 10, जिसमें 10 प्रॉफिट मिल रहा है 3 वेट में, और हमको 10 भरना है। तो बैग की कैपेसिटी हमारी 10 है, एंड हमको पहले ही ऑब्जेक्ट में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर हमने 3 भर लिया पहले, क्या भर, सॉरी 3 नहीं है 2 है ऑब्जेक्ट नंबर, ऑब्जेक्ट नंबर 2 में हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 10, ठीक है। तो अब हमको देखना है कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 10। तो अब देखो हमारा जो वेट है, वेट कितना है, 10 हमारा टोटल वेट है, हमने 3 यूज कर लिया, तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी बची बैग की, 7, ठीक है। और हमने कितना यूज कर लिया, बैग बैग यूज कर लिया हमने 10, प्रॉफिट मिल गया हमको, ठीक है। अब हम 7 है हमारे पास बैग की कैपेसिटी। अब देखो अगर हम 5 यूज कर ले रहे हैं, तो 5 यूज़ करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, लेकिन हम 4 यूज़ करेंगे तो 8 मिल जाएगा, तो हम 4 यूज़ करेंगे। तो मतलब ऑब्जेक्ट नंबर हम कौन सा यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 में क्या होगा कि हमारे पास 7 है और हमने 4 खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया, 4 खर्चा कर दिया, ठीक। कितना खर्चा कर दिया, 4 खर्चा कर दिया। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया, 8, ठीक है। अब पहले हमारे पास कितना था, 0 था, फिर हमारे पास 10, फिर 8, फिर ये। अब हमारे पास देखो, अब हमें 3 प्रॉफिट बच रहा है, और 3 में हमें कौन सा लेना है, ये लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना, हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन डब्लू मतलब वेट इनटू जितना हमें बचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3/5। तो हमारा देखना, 1 मिनट देखना, जो हमारा मतलब कितना वेट बचा है, अभी 3 वेट बचा है। तो 3 वेट बचा हुआ है, 3 वेट इंटू वेट कर देंगे, मतलब मिनिमम वेट अपॉन जो हमारा वेट बचा हुआ है इंटू प्रॉफिट। सो अगर तुम इसको सॉल्व करते हो, तो देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। 3/5 करोगे तो तुम्हारे पास 0.6 आएगा, इंटू करोगे 6 के साथ तुम्हारे पास कितना आएगा,
3.6 आएगा, तो हम इसका आधा वेट लेंगे ना कि पूरा वेट लेंगे। तो ध्यान से समझना, हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा लेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 4। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि हमारा 3/5 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.6। तो अब हमारे पास कितना आंसर बचा, 0 + 10 + 8 इंटू 3.6 इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 18, 18 3 21, 21.6 आंसर आएगा। तो ये हमारा जो आंसर आएगा किसका, नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम, फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम का, वो क्या आएगा 21.6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा 21.6। तो आई थिंक तुमको फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ गया। एंड अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, सो प्लीज़ तुम घर पे करना एंड मैं उसका आंसर भी बता दूंगा, सो प्लीज़ तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट नंबर सॉरी क्यों बन गया, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4। इनका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट, सो प्रॉफिट इज 345 एंड द वेट इज 2314। तो इसका जो आंसर है, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 14 आंसर है इसका। एंड प्लीज़ अगर बन जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यस बन गया, अगर नहीं बने तो प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं समझा दूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, उसको हम पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे एंड हम फिर उसको क्या पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। क्या है, जॉब सीक्वेंसिंग डेडलाइन, जॉब सीक्वेंसिंग डेडलाइन। ठीक है, कौन सा, जॉब सीक्वेंसिंग डेडलाइन। तो जॉब सीक्वेंसिंग डेडलाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सो अब जॉब सीक्वेंस डेडलाइन समझो भैया। सो ध्यान से समझना जॉब सीक्वेंसिंग डेडलाइन क्या होती है। तो जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन एक प्रॉब्लम है जिसमें हर जॉब की एक डेडलाइन होती है और प्रॉफिट दिया होता है और ऑब्जेक्टिव है जो जॉब्स को जिस तरह से शेड्यूल करना है, सिंगल मशीन पर एक ही टाइम पर एक ही जॉब होती है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो, मैक्सिमम हो और डेडलाइन रिस्पेक्ट करते हुए। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको जितना प्रॉफिट आएगा वो उसको उतना, देखो डेडलाइन के पहले हमें काम खत्म करना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि डेडलाइन मतलब मिनिमम डेडलाइन में मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अचीव करना है। ये इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन है ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हर जॉब की एक डेडलाइन होती है और प्रॉफिट दिया होता है और ऑब्जेक्टिव होता है कि जॉब्स को इस तरह से शेड्यूल करना कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो डेडलाइन रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट टास्क को शेड्यूल करना ताकि मैक्सिमम जॉब्स कंप्लीट हो सकें और प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके उनकी डेडलाइन के अंदर। तो हमें कम डेडलाइन में हाई प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, समझो अब वर्किंग, तो जॉब्स को प्रॉफिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं, देखो जो हमारी जॉब्स होती हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, मतलब जिनका प्रॉफिट ज़्यादा हाई होता है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर इससे छोटा, लाइक ऐसा है। ठीक है, तो हर जॉब्स के लिए उसकी डेडलाइन से लेकर जितना पीछे पॉसिबल हो सकता है सब लेट अवेलेबल टाइम स्लॉट में यूज़ करते हैं ताकि इजीली स्लॉट्स दूसरे जॉब्स के लिए फ्री रहें। अगर कोई अवॉइड स्लॉट ना मिले तो स्किप कर जाओ। ठीक है, एंड अब देखना, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये तुमको समझ में नहीं आएगी, ये तो तुमको एक जॉब सीक्वेंसिंग का एग्जांपल दे दिया गया है, बाकी मैं तुमको पीछे समझाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा क्या है, जो हमारा एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नहीं कैरेक्टरिस्टिक। तो हर जॉब को यूनिट टाइम लगता है, मतलब सिंप्लीफाइड मॉडल, और एक टाइम स्लॉट में सिर्फ एक ही जॉब शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज कितना है, एडवांटेज है हमारे पास कितना, एडवांटेज देखो पहले भैया, एडवांटेज देखो। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कितना एडवांटेज है, एडवांटेज है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ डेडलाइन इफिशिएंटली मैनेज होती है। डिसएडवांटेज क्या, सिंप्लीफाइड मॉडल, मतलब यूनिट टाइम अजम्पशंस रियल वर्ल्ड में। ठीक है, जॉब्स का ड्यूरेशन वेरी करता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जॉब में
सीक्वेंसिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। सो आई थिंक तुमको थ्योरेटिकल समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखना आपके पास देखो, अब जॉब 1 है, मैं तुमको यही समझा दूं कि अगर तुमको समझ में आ जाए तो। देखो जॉब जो तुम्हारी है, मान लो जॉब 1 में डेडलाइन 2 है, प्रॉफिट 100 है, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जॉब से मैं यहीं पे समझा देता हूँ अगर आ जाता तो। जॉब है, एक मिनट रुकना, जॉब को हम J1 J2 J3 लिख सकते हैं, ठीक है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ठीक है, जॉब 3 एंड जॉब 4। तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट कितना है और डेडलाइन कितना है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 2 है डेडलाइन, यहाँ पे कितना है, 1 डेडलाइन है, और यहाँ पे 2 डेडलाइन है, यहाँ पर 1 डेडलाइन है, ठीक है। सो कुल मिला के प्रॉफिट है 2 में 100 और 100 में 100 हो गया, 100 है, ठीक है। पी यहाँ पे है, J2 में है ये 19, और यहाँ पे 27, और 27 के बाद कितना है, 25, ठीक है। 27 के बाद कितना, 25। अब हमको उसने 2 स्लॉट दिए, स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2। तो ध्यान से समझना, एक चीज़ समझ लो। अब यहाँ पे बताओ, हमारे पास 2 स्लॉट दिए उसने, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ हमको कि हमें 2 स्लॉट्स में मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि या तो हम जो हमारा जे है, मतलब ध्यान से समझना। तो देखो अब हम इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो कैसे आएगा, 100 आएगा, 27 आएगा, 25 आएगा और 19 आएगा। आई थिंक यही आएगा, ठीक है। तो जो हमारा J4 है, J4 कौन से में है, जॉब 4 आ जाएगा हमारा स्लॉट नंबर 1 पे। एंड जो हमारा J1 है, मतलब जॉब नंबर 1, वो है हमारा किस में, स्लॉट नंबर 2 पे। तो ध्यान से समझो कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 100। ये मतलब J4 कितना हो जाएगा, J4 है हमारा 25 और J1 है हमारा कितना, 125। तो टोटल आंसर हो गया 125, एंड वही आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 स्लॉट्स हैं एंड एक की डेडलाइन हमने 2 भर दी, एक की डेडलाइन 1 है, तो 3 डेडलाइन है, 2 स्लॉट्स हैं, एंड हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो गया 125। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो चलो मैं तुमको अपने ले चलता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझना कि ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। हमारे पास 5 जॉब हैं, जॉब नंबर 1, ठीक है, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4 एंड जॉब नंबर 5। तो जॉब नंबर 1 का इसका प्रॉफिट देखो, P मतलब प्रॉफिट, W और D मतलब डेडलाइन, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना, 10 15 10 15 10 15 5 8 25, ठीक है। एंड इसका डेडलाइन कितना, 2 1 3 2 1 3 2 1। अब सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट, पहले मतलब प्रॉफिट, यहाँ पे जॉब्स, पहले रुक जाओ, अब सिस्टमेटिक करो, जॉब्स, प्रॉफिट और डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, J5 का। J5 के बाद किसका है, 15 है, J2 का। फिर उसके बाद किसका है, 10 है, J1 का। फिर किसका है, J1 का बाद J4 का, 8 है, और J3 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25, 25 के बाद J2 में 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 5, ठीक है। फिर उसके बाद डेडलाइन कितनी है इनकी, है 1 1 2 2 3, और हमको स्लॉट्स कितने दिए गए हैं, 3 स्लॉट दिए गए हैं। मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है, मैक्सिमम डेडलाइन है 3 स्लॉट दिए गए हैं, 3 स्लॉट्स भरने हैं, ठीक है। तो अब हमको ध्यान से समझो, मैक्सिमम डेडलाइन 3 दी गई है, कितनी दी गई है, 3। तो जो डेडलाइन है हमारे पास वो कितनी है, 3। तो डेडलाइन इज इक्वल्स टू डेडलाइन 3। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो क्वेश्चन में ही तुमको डेडलाइन यहाँ पे दी गई है, हाईएस्ट डेडलाइन कितनी है, 3। तो इससे समझ में आ गया कि हमारी जो डेडलाइन है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हमने 3 बॉक्स बना लिए, अब हमें फिल करना है मैक्सिमम प्रॉफिट का। तो फर्स्ट डेडलाइन में हम क्या भर देंगे, पहली डेडलाइन में हमारा तो J5 आ जाएगा, मतलब J5 भर दो, ठीक है। J5 भर दिया। अब हमारे पास J5 के बाद अब हमारे पास डेडलाइन सेकंड में कौन सा भरा जाएगा, J1 भर दिया जाएगा 10 प्रॉफिट के साथ। एंड थर्ड में आ जाएगा हमारा J3। तो कितना आंसर आ जाएगा,
J1 कितना है 25 प्लस 10 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। तो ये आपका जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन का आंसर आ गया कितना 40। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दूं तो प्लीज़ कर लेना एंड मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। तो लिखो जॉब्स, जॉब्स के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद डेडलाइन, डेडलाइन, डेडलाइन तो जॉब J1 J2 J3, J1 J2 J3, तो इसका आंसर है 10 15 12 1 2 2। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेडलाइन है वो कितना है, हाईएस्ट डेडलाइन देखो समझो, हाईएस्ट डेडलाइन है 2, तो हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है 2 ब्रैकेट बनाएंगे, एक हमारा 1 और 2। तो अब यहाँ पे अरेंज कर लेना पहले हम मैक्सिमम प्रॉफिट में, तो यहाँ पे 15 मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारा J3, ठीक है J3 में 2 है, और J1 में कितना हो जाएगा, J1 में कितना हो जाएगा J3 और J3, तो यहाँ पे J3 हो जाएगा और J1 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो 2 इसकी हो गई, 1 उसकी हो गई, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, J3 कितना है 12 और 22 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। सो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है वो आपका बचता है सिंगल पास शॉर्टेस्ट वाला। तो सिंगल शॉर्टेस्ट वाला जो पाथ है ये तुमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डालने की कोशिश करूँ कि इसी में बता दूं। जैसा आप लोग मेरे को बोल दोगे मैं वैसा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो मैं क्यों ही मतलब पढ़ाऊँ इसको। मैं इसका सिर्फ आपको क्या पढ़ा देता हूँ, आपको सीधा सीधा मैं आपको क्या पढ़ा देता हूँ, इसका आपका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा देता हूँ। एंड 12 बज चुका है, एंड प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। एंड अब चलो इसका अपन क्या पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, अगर इसके न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़े तो बताना। तो देखो जो सिंगल पाथ, जो देखो हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है जिसको हम डिसगास्त्रा भी बोलते हैं, तो इसको समझो। जो डिसगास्त्रा एल्गोरिथम है ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम होता है जो ग्राफ में सिंगल सोर्स वर्टेक्स से बाकी सभी वर्टेक्स तक क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। ये नॉन नेगेटिव एजेस वेट के लिए होता है और मिनिमम टोटल वेट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो डिसगास्त्रा एल्गोरिथम जो है ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम होता है जो एक ग्राफ में सिंगल सोर्स वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स तक क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ मिनिमम टोटल वेट फाइंड करता है। एंड ये नॉन नेगेटिव एजेस के लिए होता है, ठीक है। तो वेटेड ग्राफ क्या है, पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है कि वेटेड ग्राफ में एक पॉइंट से बाकी पॉइंट तक सबसे छोटे चीपेस्ट रूट फाइंड करना है, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो वर्किंग कैसे काम करता है, सोर्स वर्टेक्स की डिस्टेंस 0 से बाकी सभी इनफाइनिट सेट करो और एक सेट बनाओ, जैसे विजिटेड हो गया वर्टाइसिस को इनिशियली एम्प्टी करो, और थर्ड क्या है अनविजिटेड वर्टाइसिस से मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करो, ग्रीडी चॉइस करो। फिर फोर्थ नंबर में क्या कि उसके सभी नेबर्स की डिस्टेंस को अपडेट करो, अगर नया पाथ छोटा मिले तो उसे रिलैक्सेशन दो, एंड देन उस वर्टेक्स को विजिट मार्क करो एंड रिपीट जब तक करो जब तक वर्टाइसेस विजिटेड ना हो जाए। तो इसका एग्जांपल है जैसे मान लो A4 और B2 एंड C7 ये है, तो 4 3 2। तो यहाँ पे जो शॉर्टेज डिस्टेंस है तो A इज इक्व टू 4, B इज इक्व टू 2 एंड C इज इक्व टू 7। तो टोटल क्या होगा B और 2 में 7 बाई ये। तो इसका न्यूमेरिकल की जरूरत हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सिर्फ नॉन नेगेटिव एजेस वेट के लिए करेक्टली काम करता है जो नॉन नेगेटिव होते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वर्टाइसिस प्लस एजेस लॉग वी विथ प्रायोरिटी क्यू मिन हीप के साथ, एंड ठीक है। एंड इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इफिशिएंट और गारंटी शॉर्टेस्ट पाथ देता है नॉन नेगेटिव वर्टाइसिस के लिए। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि नेगेटिव एज वेट के साथ फेल हो जाता है, वेलमन फॉर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नाउ इसमें किस में काम आता है, जीपीएस नेविगेशन, नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल और फ्लाइट ट्रैवल रूट ऑप्टिमाइजेशन में डिसगास्त्रा एल्गोरिथम वाइडली यूज होता है। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड जो आखिरी टॉपिक है, करेक्टनेस प्रूव ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। तो देखो करेक्टनेस प्रूव एक फॉर्मल मैथमेटिकली आर्गुमेंट है
जो प्रूव करता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम हर वैलिड इनपुट के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। देखो जो हमारा करेक्टनेस प्रूफ है ये एक फॉर्मल मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स है जो प्रूव करता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है, हर वैलिड इनपुट के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। ठीक है, पर्पस क्या है, कंफर्म करना कि ग्रीडी अप्रोच स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए रिलायबल है या नहीं है। सिर्फ लगता है सही है, नहीं बल्कि मैथमेटिकली गारंटेड। अब इसका वर्किंग देखो तो ग्रीडी एल्गोरिथम करेक्टनेस जनरली दो टेक्निक से प्रूव की जाती है। पहला ग्रीडी स्टे अहेड, मतलब ये दिखाया जाता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम का पार्शियल सॉल्यूशन हर स्टेप्स पर किसी भी दूसरे वैलिड सॉल्यूशन से कम उतना ही अच्छा होता है, इसलिए फाइनल रिजल्ट से भी ऑप्टिमल होगा। एक्सचेंज आर्गुमेंट, मतलब एज्यूम करते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ग्रीडी सॉल्यूशन से डिफरेंट है, फिर दिखाया जाता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन के किसी भी एलिमेंट को ग्रीडी के एलिमेंट से एक्सचेंज करके बिना स्वैप या कोवल्स या ग्रीडी सॉल्यूशन जैसा बनाया जा सकता है। इसे कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है एंड प्रूविंग दैट ग्रीडी इज ऑप्टिमल। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि करेक्टनेस प्रूफ प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है। एक प्रॉब्लम के लिए ग्रीडी करेक्ट हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं। प्रूफ में जनरली ग्रीडी की जो चॉइस होती है वो ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर दोनों स्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, नाउ टेक्निक है ग्रीडी स्टे अहेड। हर स्टेप्स पर ग्रीडी सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर करके बेटर इक्वल दिखाना। ठीक है, एक्सचेंज आर्गुमेंट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को वो स्टेप बाय स्टेप ग्रीडी जैसा बनाते हुए दिखाना बिना क्वालिटी के कम किए। ठीक है, मेट्रॉइड थ्योरी एडवांस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो बताता है कब ग्रीडी एल्गोरिथम गारंटेड ऑप्टिमल होते हैं। ठीक है, नाउ एडवांटेज क्या है कि एल्गोरिथम की रिलायबिलिटी मैथमेटिकली कंफर्म होती है, गलत ग्रीडी अप्रोच से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज का प्रूफ टेक्निक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। एप्लीकेशन एल्गोरिथम डिज़ाइन, रिसर्च, एकेडमिक स्टडी और नए ग्रीडी एल्गोरिथम डेवलप करते वक्त उनकी करेक्टनेस को वेरीफाई करना एंड प्रूफ्स देना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर यूनिट नंबर यहाँ पर आपका यूनिट नंबर जो सेकंड है एडा का वो ख़त्म होता है। एंड अगर आपको ये नोट चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है या व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। एंड जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम 5 तारीख को है एंड उससे पहले हम आपको सारी वन शॉट प्रोवाइड कर देंगे। एंड अब हम जो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, 0-1 एक्सेप्ट प्रॉब्लम, मल्टी स्टेज ग्राफ, रिलायबिलिटी एंड फ्लड वर्सल एल्गोरिथम। तो आप इनके नोट्स देख सकते हैं, ये नोट्स बहुत इजी हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 एंड कॉन्सेप्ट 5। एंड इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट है, फ्लड वर्सल मतलब 5 कॉन्सेप्ट है। 5 टॉपिक में आपका यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाएगा। नाउ अब अगर दिल कर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ हमारे जो एडा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज़ उसको देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।